गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस तरह से इसकी अलग अलग ब्रॉडर जो विशेषताएं हैं, बड़ी विशेषताएं, वो हमने लर्न की थी। तो इसमें हमने कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जो विशेषताएं हैं वो कर ली थी कल, और इससे आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताएं हैं वो भी हमने कर ली थी। तो आज हम इसमें देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जो विशेषताएं हैं वो हम आज करेंगे, या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां। तो आज हम करेंगे फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी और प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या प्रेजेंट ट्रेंड्स है क्या है इंडियन इकोनॉमी के, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताएं, या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां। क्या हुआ कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के कुछ वर्षों बाद यहाँ आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं बनाई गई, और उन योजनाओं में देश के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, देश में जो उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन हैं उनके अनुसार उस योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए, और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो अपनी विकास की गति है वो योजनाओं के साथ शुरू की, प्लान के साथ शुरू की। तो जो पहली योजना बनाई गई थी भारत की वो 1951 में बनाई गई, और जो प्रत्येक योजना है वो 5 वर्षों के लिए लागू की गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इन जो योजनाएं बनाई गई और ये 5 वर्षों के लागू की गई, इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये। तो यहाँ लेंगे हम इसका फर्स्ट प्लान, पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक चली, 1951 से 56 तक। सेकंड प्लान देखो वो था 1956 से 1961 तक। थर्ड प्लान वो था 1961 से 66। फोर्थ प्लान था 1969 से 74 तक। फोर्थ प्लान था वो 1969 से 74। फिफ्थ प्लान वो था 1974 से 78। सिक्स्थ
प्लान था अपना वो था 1980 से 1985। सेवन्थ प्लान था, सेवन्थ प्लान कब आया अपना? सेवन्थ प्लान आया 1985 से 1990 तक। एट्थ प्लान 1992 से 97। नाइन्थ प्लान 1997 से 2002। और टेंथ प्लान 2002 से 2007। और 11th प्लान 2007 से 2011 12 सॉरी। और 12th प्लान आया आपका 2012 से 2017। ये जो फर्स्ट प्लान है वो 1 अप्रैल ऑफ 1951 से 31 मार्च ऑफ 56 तक आया था। तो इस तरह से भारत देश में अपनी अर्थव्यवस्था में अभी तक 12 योजनाएं आई हैं, 1 से लेकर 12 तक। और ये 1951 से शुरू होके पहली योजना थी 1956 तक, सेकंड थी 1956 से 61 तक, तीसरी थी 1961 से 1966 तक। फिर क्या हुआ कि 1966 में, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में नहीं थी कि चौथी योजना को कंटिन्यूस रख सके या तीसरी के बाद। तो इस कारण 3 सालों का योजना अवकाश लिया गया, उसमें एक एक वर्ष की योजनाएं आई। वो 1966 से 1969 तक थी। 1969 के बाद फिर कंटिन्यूस 5 साल की टर्म आई, 4th टर्म थी वो। और 5th जो प्लान था वो 1974 से 1979 तक होना चाहिए था, परंतु क्योंकि देश में 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, जनता दल की सरकार थी। इसने जनता दल की सरकार बनने के बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसे चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर एक नया प्लान, रोलिंग प्लान लेकर आए। वो 1978-79 में रोलिंग प्लान आया। तो इस तरह से ये 2 वर्ष तक रोलिंग प्लान चलता रहा। फिर छठी योजना है वो 1980 से शुरू हुई और 1980 से 85 तक चली। 7वीं योजना है वो 1985 से 1990 तक चली। 8वीं योजना 1992 से 97 तक, यहाँ भी गैप आया है 90 से 92 के बीच। इसमें क्या है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत नाजुक हो गई थी 1990 में। भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही थी, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस कारण हमारे जो आयात है वो महंगे हो गए और निर्यात है हमारे वो, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई इसलिए निर्यातों की कीमतें भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकी। तो 1990 में भारत का जो भुगतान संतुलन है वो बहुत खतरे में चला गया। तो इस कारण यहाँ 2 वर्ष का फिर अवकाश आया, एक एक वर्ष की योजना लागू की गई। इसके बाद 5-5 वर्ष की कंटिन्यूस योजना चली। और जो ये लास्ट योजना है 12th योजना, इसमें क्या है 2012 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक चली ये। इसके बाद जो योजना बनाने वाला अपने योजना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया 2015 में और उसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग। तो अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था में ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। तो अब इनके बेस पर देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताएं। अब इन योजनाओं में देखेंगे राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि हुई है। पहला जो टॉप पॉइंट है अपना, आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो आर्थिक विकास का सूचक है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि थी वो केवल और केवल 0.5% प्रति वर्ष की दर से हो रही थी और इस प्रकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति एक गतिहीन अर्थव्यवस्था की थी। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में क्या 1950-51 से 2015-16 तक राष्ट्रीय आय में जो औसतन वृद्धि दर है वो देखो 1950-51 से 2015-16 तक जो योजनाओं की अवधि है इसमें राष्ट्रीय आय में 5.1% 5.1% की प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। इससे पहले जो वृद्धि दर थी योजनाओं से पहले वो ओनली 0.5% थी। तो इससे पता चलता है कि योजनाओं के कारण राष्ट्रीय आय में वो वृद्धि दर है वो बढ़ी है, ज़्यादा हुई है। और ये अलग अलग दिया हुआ है आपकी बुक में। 2007-8 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर थी वो 9.1% थी और वैश्विक मंदी आई 8 में वो कम होकर 6.7% रह गई। तो इस तरह से ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि का क्या प्रतिशत रहा है अलग अलग योजनाओं में। जो पहली योजना थी उसमें ये राष्ट्रीय आय का वृद्धि प्रतिशत यहाँ लेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय 3.6% बढ़ी, दूसरी योजना में 4.1%, तीसरी योजना में 2.5%, चौथी योजना में 3.3% और पांचवी योजना में 5%, छठी योजना में 5.4%, सातवीं योजना में 5.8%। इस तरह से ये देखो छठी में 5.4% की वृद्धि हुई राष्ट्रीय आय में, सेवंथ योजना में 5.8% की वृद्धि हुई, 8th योजना में 6.7% की वृद्धि हुई, 9th योजना में 5.5% की वृद्धि हुई, 10th योजना में 7.8% की वृद्धि हुई, 11th योजना में 7.9% राष्ट्रीय आय बढ़ी और 12th योजना है उसका अलग अलग वर्षों का दिया हुआ है। तो इसमें जो एवरेज वृद्धि है वो 7.3% के लगभग होगी सभी सालों की एवरेज। तो इस तरह से योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई है भारत की राष्ट्रीय आय में। जो दूसरी इसकी योजनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में जो विशेषता है जो ये दिखाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक योजनात्मक अर्थव्यवस्था है, उसकी दूसरी विशेषता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इन योजनाओं की अवधि में क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो प्रति व्यक्ति आय में भी इसी के साथ साथ वृद्धि हुई है। और इन योजनाओं की अवधि में स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय में वो लगभग 3% वार्षिक प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 3% के करीब प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि हुई है इन योजनाओं की अवधि में। 10वीं योजना में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर थी वो 6.1% प्रति वर्ष थी। यहाँ ले लो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, वो 10वीं योजना में कितनी थी 6.1% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर प्रति वर्ष थी। और वैश्विक मंदी के कारण जो 12-13 है उसमें कम होकर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 3.5% रह गई और 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 5.4% थी। और इन योजनाओं की अवधि से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर थी वो 1% से भी कम थी। तो
तो इस तरह से योजनाओं की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट। आप सभी को पता है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास करने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती। और ये जो पूंजी निर्माण की है, ये पूंजी निर्माण की दर है वो बचत तथा निवेश पर निर्भर करती है। और योजनाओं की अवधि में भारत में बचत तथा निवेश की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950-51 में भारत में पूंजी निर्माण की दर थी वो 8.7% थी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। 2015-16 में ये बढ़कर 33.3% हो गई। ये देखो 1950-51 में 8.7% जीडीपी का, और ये 2015-16 में बढ़कर 33.3% हो गई सकल घरेलू उत्पाद का। तो इस तरह से योजनाओं की अवधि में भारत में पूंजी निर्माण की दर में भी वृद्धि हुई है। कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति, नेक्स्ट पॉइंट। कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए इन योजनाओं में भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए। यद्यपि अपने देश में भूमि सुधार के कार्यक्रम पूर्णतः लागू नहीं हुए, फिर भी जितने भी सीमा तक ये लागू हुए उतना ही कृषि का जो उत्पादन है या उत्पादकता है उसमें सुधार हुआ। और आप सभी को पता है कि 1966 में भारत में हरित क्रांति शुरू की गई और इसमें उन्नत बीज, उन्नत खाद और उन्नत तकनीकें अपनाकर कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया और ये प्रयोग सफल रहा। तो इन योजनाओं के कारण ही भारत में कृषि में सुधार हुए हैं तथा हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति में क्या था कि फसलों का उत्पादन इन योजनाओं की अवधि में हरित क्रांति के कारण 4 गुना तक बढ़ गया। ये दिया हुआ है 1951-52 में अनाज का उत्पादन था वो 550 लाख टन हुआ था और 2016-17 में वो 2751 लाख टन हो गया, यानी कि ये लगभग 5 गुना हो गया। और 1950-51 में जो सिंचित क्षेत्र था वो कुल कृषि का 17% था। 2013-14 में वो बढ़कर 17 से 47.77% हो गया। तो योजना अवधि में जो कृषि के उत्पादन में औसतन 2.7% की दर से वृद्धि हुई है। 2.7% प्रति वर्ष की दर से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि है वो अच्छे बीज, कीटनाशक तथा खादों के कारण बढ़ी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है उद्योगों का विकास। उद्योगों का विकास योजनाओं के फलस्वरूप क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता मिली है। देश में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग, भारी उद्योग, रासायनिक उद्योग, लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद,
ये जो बड़े तथा आधारभूत उद्योग है इनका काफ़ी विस्तार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी उद्योगों का विस्तार हुआ है। उपभोग उद्योग के संबंध में भी, उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में अब देश लगभग आत्मनिर्भर बन गया है और उद्योग जो स्थापित हुए हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। और 11वीं योजना में जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर थी वो 7.2% थी और ये वृद्धि दर है वो अपने उद्योगों की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। और 2015 में और 16 में औद्योगिक उत्पादन में क्रमशः 8.8% और 5.6% वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन इस तरह से बढ़ा। नेक्स्ट इसमें है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो देखो, यातायात के साधन, संचार के साधन, सिंचाई के साधन या सुविधाएं, नहरें, सड़कें, रेलवे, बिजली शक्ति के साधन जैसे बिजली किस किस से उत्पादित होती है, कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली, जल से उत्पादित होने वाली बिजली, बिजली की उत्पादन क्षमता, ये जो सभी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है। योजनाओं की अवधि में इनमें काफ़ी प्रगति हुई है। अपनी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा निर्माण, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा कंपनियां, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास हुआ है। और बेहतर यदि ये आधारित संरचना या इसको आर्थिक संरचना बोलते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि ये अच्छी तरह से किसी देश में डेवलप हो जाता है तो उस देश की आर्थिक वृद्धि तेज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक सुविधाएं। सामाजिक सुविधाएं, योजनाओं की अवधि में सोशल फैसिलिटीज़ में भी वृद्धि हुई है। सोशल फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा परिवार नियोजन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका काफ़ी अधिक विकास हुआ है। और इस कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होने के कारण मृत्यु दर जो 1951 में 40.8 प्रति हजार थी, यानी कि प्रति हजार व्यक्तियों पर 1950-51 में 40.8 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी, वो अब 2016 में कम होकर 6.4 प्रति हजार ही रह गई है। 1950 में 40.8 प्रति हजार से कम होकर 6.4 प्रति हजार मृत्यु दर इतनी अधिक कम हो गई है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने के कारण। और औसत आयु अपने देश में 1960 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो केवल 32 वर्ष थी और 2013 में ये 67.5 ईयर हो गई है। पोलियो जैसी बीमारी अपने देश से खत्म हो चुकी है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफ़ी अनुसंधान केंद्रों की श्रृंखलाएं स्थापित हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में 1951 के मुकाबले बहुत से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों की स्थापना हुई है तथा इनमें जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनके प्रतिशत में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों की, डॉक्टरों की, नर्सों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है इस योजना काल में। नेक्स्ट इसका है आपका रोजगार में वृद्धि।
रोजगार में वृद्धि। अब आर्थिक योजनाओं में क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के बहुत उपाय किए गए। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रेरक योजनाएं चलाई गई। जैसे पहली योजना चली थी शहरी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, और दूसरी जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण रोजगार योजना, और पहली थी जवाहरलाल नेहरू शहरी रोजगार योजना, वो 1997 में शुरू की गई। और ग्रामीण योजना थी जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण रोजगार योजना, वो 1999 में शुरू की गई। तो रोजगार में वृद्धि के लिए अलग अलग योजनाओं में अलग अलग उपाय किए गए। लघु कुटीर व श्रम प्रधान उद्योगों को इन योजनाओं में प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि जो लघु तथा कुटीर उद्योग है वो अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 5 करोड़ रोजगार लोगों को देने का लक्ष्य है वो रखा है। तो इसमें नेक्स्ट आपका है आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन। इन आर्थिक योजनाओं की अवधि में क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है। जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या आधारभूत संरचना का क्षेत्र है, उसमें अनुसंधान तथा विकासात्मक क्रियाएं हैं, उन पर ध्यान दिया गया है। और इस कारण क्या हुआ कि पूंजी उत्पाद अनुपात है वो कम हुआ है। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है कि एक पूंजी उत्पाद अनुपात से अभिप्राय है कि 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए कितने रुपए पूंजी की आवश्यकता है। इसे हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं कि 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। मान लो 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए 5 रुपये पूंजी का निवेश करना पड़े, तो वहाँ पूंजी अनुपात 1:5 हुआ, 1:5 हो जाएगा वहाँ पर। और अनुसंधान कार्यों तथा जो नए विकासात्मक कार्य हैं, नई तकनीक, नई खोजें हैं, उनसे इस पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी आती है कि अब 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए हमें कम पूंजी निवेश की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि जो पहले जितनी पूंजी से पहले जितना उत्पादन कर रहे थे, उतनी पूंजी से हम उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो भारतीय उद्योगों में आधुनिकीकरण से औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पूंजी उत्पाद कम होने से उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उनकी लागतें कम होती है, और लागतें कम होने के कारण उन उद्योगों की वस्तुएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकती है। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण हुआ है। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये योजनाओं की अवधि में जो योजनाओं के कारण जो विकास हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं।